हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी से पहले तो सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। गुड इवनिंग आकांक्षा, खुशी, क्षितिज, नेहा, निखिल, साजिया, संदीप, वंशिका, नितिन, दिव्यांश, मोनिका, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। अच्छा, एक चीज बताएंगे, क्या मेरी आवाज आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रही है? ये बात सही है, आते ही एकदम दिल लबालब हंसी सब आ रही है। हाँ? चलो, हेलो बच्चा, हेलो हेलो हेलो, राम राम, उत्कर्षी, प्रियांशु जी, प्रशांत, अमन, भूमिका। हाँ जी, तो अगर हम बात करें कि कल आ रही है, ओके ओके ओके, कल कितने बच्चे एब्सेंट थे क्लास में? सच्चे सच्ची बताओ, क्योंकि कल एब्सेंट थे, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। कल एक बच्ची ने, मतलब बहुत सारे बच्चे उसमें अच्छा आंसर लिख रहे थे, मैं किसी एक का नाम नहीं लिखूंगी, बट मेरे कहने पर, बार बार कहने पर बच्चे आंसर लिख रहे थे। मैं एक चैप्टर पढ़ा रही थी, व्याख्या करा रही थी, पर एक बच्ची थी जिसको मैंने कहा नहीं और वो कंटिन्यू आंसर कर रही थी, और वो थी भूमिका। तो सबसे पहले भूमिका के लिए सब लोग एक बार क्लैपिंग कर देंगे, यानी कि एकदम छोटे बच्चों की तरह हम उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे। देखो, एक तो होता है कि बच्चा को हमें बोलना पड़ता है कि बच्चा पढ़ लो, बच्चा आंसर करो, बच्चा आंसर करो। एक बच्चा होता है जिसको ये कहने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से करता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे भूमिका की, कि भूमिका ने मैम के कहे बिना आंसर करा, व्याख्या करा, और बहुत अच्छी व्याख्या कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे व्याख्या नहीं कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे उसमें व्याख्या कर रहे थे, बट मैंने लास्ट तक जिस बच्ची को व्याख्या करते हुए देखा था वो केवल भूमिका थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, एंड इसी तरीके से बाकियों को भी करना है मेहनत, ठीक है? क्लास में सिर्फ बातें नहीं करनी होती हैं, पढ़ना भी होता है। और ये मत सोचो कि मैडम का ध्यान नहीं होता है, मैडम का सारा ध्यान होता है, चाहे कितने भी बच्चे हो क्लास में, है ना? चलो, ठीक है, ओके, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज के चैप्टर में क्या करनी है बात, क्योंकि आज का चैप्टर होने वाला है हमारा बात पर ही। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर बात, प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, एंड कल बहुत सारे बच्चे जो छुट्टी मना रहे थे संडे का, कृपया करके वो कक्षा देख लेना, मैंने एक्स्ट्रा क्लास में कंप्लीट करा दिया चैप्टर। अभी नहीं देखा तो बैकलॉग हो जाएगा। अभी कल मस्ती करी तो जिस दिन में टाइम मिले तो उसको पढ़ लेना, ठीक है? चलो, आज हम करेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी का पहले लेखक परिचय, फिर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, है ना? वैसे भी तुम लोगों को बातें करनी बहुत पसंद है, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र की जो बातें हैं ना, वो थोड़ी सी अल्ट्रा लेवल की है, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं, और फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है बेटा जी? चलो भाई, ये क्या बन गया? ठीक है, इससे पहले बात करें, कबीर की साखी मैंने करा दिया है पूरा चैप्टर। ठीक है, जो उसका पार्ट रह गया था वो कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास में कराया था। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चल, तो सबसे पहले हम बात करें प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, ये बताओ उन्नाव से यहाँ पर कौन कौन है? बताओ जल्दी से, उन्नाव से यहाँ पर कौन कौन है? हाथ खड़ा करेंगे, मैडम हम हैं उन्नाव से, कोई है यहाँ पर उन्नाव से? बताओ। चलो, बहुत अच्छी बात है अभिनव, कल आए थे, और जो बच्चों ने क्लास ज्वाइन करा था कल, बहुत बड़ी बात है बेटा, संडे के दिन भी पढ़ना, एंड आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, आपने पढ़ा था, और आपको इसका बेनिफिट भी होगा, है कि नहीं? चलो, तो यहाँ पर हम बात करें कि प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले इनका क्या पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 में बेजे गांव, उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम संखटा प्रसाद था, जो कि एक ज्योतिष थे, है ना?
हाथ देखकर बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है ना। इसमें तो हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, अरे बाबा जी हमारा हाथ देख के बताओ मेरे हाथ में क्या लिखा है ना, मेरी कौन सी मैरिज होगी। सबसे ज्यादा बच्चे तो इसी पे ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, है ना। फिर अच्छा ये बताओ मैं क्या बनूंगा, राजा वाजा बनूंगा कि नहीं। अच्छा एक जोशी होते हैं ना, बोल देते हैं कि बेटा तुम्हारे हाथ की रेखा में तो लिखा है कि तुम राज्य योग। हाँ भैया हमको समझ में नहीं आ रहा वो राजयोग कब आता है ना। मेरे को कई सारे ज्योतिषियों ने हाथ देखकर बताया कि राजयोग आएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एकदम रानी विक्टोरिया बनने वाली हूँ, कब वो मेरा राजा वाला आएगा, कब मैं हिटलर की तरह शासन करूंगी, ऐसा वाला योग कब बनेगा मेरा। एंड मुझे लगता है ये ज्योतिष सबको कह रहे होते हैं, होता है कि नहीं। और आजकल तो ऐप चल गया है भैया, एस्ट्रो ऐप। ऐसा ऐसा मतलब कुछ भी है तो जाकर तुम बाबा जी से पूछो, अरे भैया पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बाबा जी बताएंगे कि पेपर कैसे निकलेगा। हाँ बाबा जी कुछ नहीं कर सकते, बाबा जी को उतना ही पता होगा जितना वो बता सकते हैं। तो उनको थोड़ा सा साइड करो, कर्म पर विश्वास करो, है कि नहीं। चलो इसके बाद होती है उनकी मृत्यु। मृत्यु की अगर तिथि की बात करें तो उनकी मृत्यु हुई थी 1894 में, यानी 1894, 1894 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इनकी अगर रचनाओं की मतलब पहले कैसी लिखा करते थे, कैसी इनकी लेखनी थी, तो कली कौतुक, हठी हम्बीर, प्रताप प्रयूष, मन की लहर, भारत दूरदशा, प्रताप समीक्षा और गौ संकट, ये इनकी रचनाएं हैं। जिसमें से भारत दूरदशा बहुत ही फेमस रचना है। लेकिन भारत दूरदशा एक नाटक भी है, एक निबंध भी है, एक इस पर कविता भी है, अलग अलग राइटर्स ने लिखी है। जैसे भारत दूरदशा की बात करें तो भारतेंदु जी ने भी लिखी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसके संदर्भ में और किस विधा में पूछी गई है। इतना डिटेल में नहीं जाएगा फिलहाल, इतना आपको पता होना चाहिए। संपादन की बात करें, यानी कि इन्होंने कोई बुक या मैगजीन संपादन किया है, हाँ किया था, ब्राह्मण और हिंदुस्तान का। किसका करा था, ब्राह्मण और हिंदुस्तान का। ठीक है, भाषा कैसी थी इनकी, खड़ी बोली, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, यही भाषा थी इनकी। ठीक है, और हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो हिंदी के प्रचार प्रसार में इनका बहुत योगदान था। मतलब हिंदी को बहुत ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया था। ठीक है बेटा जी, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएंगे इनका जन्म कब हुआ था, बताओ जल्दी से बताओ, इनका जन्म कब हुआ था। फटाफट से, कितने बच्चे बता रहे, बताओ जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, पिताजी का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट्स में लिखते चलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी एक रचना का नाम बता दो, चलो जल्दी से, एक रचना, एक ही रचना बता दो, कौन सी, कोई तो याद हो गई होगी। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। कृतिका, संदीप, बहुत तेजी से नाम जा रहे हैं भैया। नहीं लूंगी नाम, फिर कहोगे मैडम मेरा नहीं लिए, इतने सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हो गए इनके जीवन परिचय के बारे में। ये तो हम शॉर्ट में लिखते हैं साइड में, है ना, अभी डिटेल में लिखना होता है जीवन परिचय। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बेजे गांव में सन 1856 में हुआ था। इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र एक ज्योतिषी थे। वे पिता के साथ बचपन में कानपुर आ गए थे। अंग्रेजी स्कूल के अनुशासन पूर्ण पढ़ाई इन्हें रुचिकर, यानी इन्हें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, है ना, व्हाट टू यू डू करना इनको नहीं अच्छा लगता था। आजकल तो हमें लगता है ना, जैसे हमें अंग्रेजी बोल लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है, अच्छा तुम सच्चे सच्चे बताना, ईमानदारी से बताना, अगर तुम्हारे सामने कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, बहुत अच्छी इंग्लिश, तो आप यही समझते हो ना कि ये बहुत पढ़ा लिखा है। सच्ची बताना, ईमानदारी से बताना, आपको भी यही लगता है, सच्चे से बताओ, यही लगता है कि अगर बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है इट मीन्स ये बहुत पढ़ा लिखा होगा, बहुत इसने पढ़ाई करी होगी, ऐसा लगता है। सच्ची से बताओ, लगता है ना। हो सकता है वो चोर हो। ठीक है, अंग्रेजी केवल भाषा है, ना केवल अंग्रेजी, कोई भी भाषा होती है। हम उसको बुद्धि और ज्ञान से नहीं माप तोल सकते कि किसी को कोई भाषा आती है इसका मतलब वो बहुत ज्ञानी है।
इसका मतलब अगर किसी को बहुत अच्छी हिंदी आती है तो वो भी बहुत ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन हमारी नजरों में जिसको हिंदी आती है वो ठीक है, अप टू डेट है, लेकिन अंग्रेजी जिसको आती है भैया उसको तो भैया बहुत अच्छा शिक्षित होगा वो, हम ये सोच लेते हैं। ये हमारा वहम है, भ्रम है, ठीक है। इस वहम से हमें बाहर निकलना होगा। भाषा क्या है? केवल केवल एक माध्यम है, एक मीडियम है जिससे हम अपनी बातचीत करते हैं। ये कभी नहीं दर्शाती है भाषा कि वो कितना पढ़ा लिखा होगा। हो सकता है वो चोर हो, आप नहीं जान सकते हैं, है कि नहीं। चलो, रुचि, उन्हें अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई अच्छी नहीं लगी थी, ठीक है। फलतः घर पर ही आपने बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। फिर उसके बाद लावनी बाजों के संपर्क में आकर मिश्र जी ने लावनियां लिखनी शुरू की। लावनियां एक प्रकार से क्या होता है ना, गीत जैसा टाइप की पंक्तियां होती हैं, कविताएं जैसे होती है ना, वैसा लिखना शुरू करा। यहीं से इनकी कविताओं में श्री गणेश हुआ, यानी यहीं से इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। बाद में आजीवन इन्होंने हिंदी की सेवा करी। कानपुर के सामाजिक राजनीतिक जीवन से भी इनका गहरा संबंध था। वे यहाँ के अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा भी बनाया था, स्थापना करी थी। ये भारतेंदु के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे। ऑब्वियसली भारत दूरदर्शा, मैंने आपसे क्या कहा कि भारतेंदु जी की भी रचना है, और यहीं से इनको क्या मिली थी? इंस्पिरेशन मिली थी, प्रेरणा मिली थी। किनसे मिली थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। और उन्हीं को देखा देखी इन्होंने भी अपना एक नाटक क्या बनाया? एक नाटक सभा बनाया था, और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर ये लिखा भी करते थे, ठीक है। इन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। अपनी हाजिर जवाबी, यानी हाजिर जवाबी का मतलब होता है जैसे कुछ पूछो तुरंत जवाब दे देना। और हास्य प्रियता, हास्य प्रियता मतलब हंसी मजाक करने वाला, बोलते ना कि इसका मिजाज तो बहुत हंसी मजाक वाला है, ऐसा था। कानपुर में काफी वो क्या हो गए थे? लोकप्रिय हो गए थे, यानी बहुत फेमस हो गए थे। इनकी मृत्यु कानपुर में सन 1894 में हुई थी, ठीक है। अब इनकी कृतियों की बात करें तो 50 है, जिसमें से पुष्पावली, मन की लहर, मानस विनोद आदि रचनाएं हैं। देखो, आप 2 भी लिख कर आ सकते हो, जीवन परिचय में 2 ही पूछता है, ठीक है। चलो, साहित्यिक परिचय की बात करें, यानी ये साहित्य इनका कैसा होता था? तो प्रतिभा एवं परिश्रम के बल पर 38 वर्ष के अल्पायु, यानी आप देख पा रहे हो कि 1856 में इनका जन्म हुआ, और 1800 आकर कितने 94-95 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जा रही है ना। कब हो रही है इनकी मृत्यु? 94-95 में इनकी करीब मृत्यु हो जा रही है। हाँ, 94 में हो रही है। तो कितना कम समय के लिए जी, बहुत कम समय के लिए जी रहे हैं। तो इतने कम समय में इतना ज्यादा ये फेमस हो गए थे। इट मीन्स इनकी कला में कुछ ना कुछ जादू था, ठीक है। अल्प जीवन काल में पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी निर्माताओं के वृहदत्री, यानी कि जिसको फैलाने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने अपना एक स्थान बना लिया था। कविता के क्षेत्र में पुरानी धारा अनुयायी थे, यानी पुरानी धारा को ही लेकर चल रहे थे कविता में। ब्रज भाषा की समस्या की पूर्ति से ये खूब किए थे, यानी ब्रज भाषा में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्होंने इसको ठीक करा था। हिंदी हिंदुस्तान का नारा भी इन्होंने ही दिया था। मिश्र जी का उग्र और प्रखर स्वभाव, उग्र मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना गुस्से वाला, ऐसा इनका स्वभाव रहा है अपनी कविताओं में। उनकी कविताओं की अपेक्षा उनके निबंधों में विशेष मुख हुआ है, यानी कविता में तो फिर भी ठीक ठाक करते थे, लेकिन जब ये निबंध लिखते थे तो अपना गुस्से वाला रूप भी दिखाया करते थे, मतलब अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, ठीक है। मिश्र जी के निबंधों में स्नेह, फक्कड़पन ये भी देखने को मिलता है। इतना लिख दिया काफी है। फिर आप भाषा शैली में से लिख सकते हैं कि मुहावरे, कहावतें, और क्या जिसमें उर्दू, फारसी, संस्कृत शब्दों का भी बहुत अच्छा प्रयोग करते थे, ठीक है। इनकी भाषा गंभीर शैली भी होती थी, विनोदपूर्ण यानी हंसी मजाक वाली भी हुआ करती थी। इतना लिख दिया काफी है आपका जीवन परिचय। यहां तक सभी को क्लियर है? तो एक बार जल्दी से क्लियर लिख देंगे। जीवन परिचय में मैं पूरा लिखना है साहित्य पर। आदित्य बेटा, मैंने क्या कहा कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। एक जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एक पेपर है, यहाँ शॉर्ट में आपने जीवन परिचय पहले लिखना होता है, ठीक है।
शॉर्ट में, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ। फिर यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, तो उनके जीवन के बारे में आप बताते हुए चलेंगे। फिर अगली लाइन में साहित्यिक विशेषताएं थोड़ी सी बता दी जाती है, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन उनकी साहित्यिक विशेषताएं बतानी होती है। और फिर अंतिम में बताना होता है उनकी रचनाएं। रचनाओं में से 1 से 2 रचनाएं तो एटलीस्ट बता ही दो, एक भी बताते हो कभी 2, वो पूछ लेता है कि 2 रचनाएं लिखिए, ठीक है। तो ये पूरा जीवन परिचय माना जाता है। अब डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। वो सिंपल पूछेगा कि अगर प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय बताओ, तो जीवन बताए और रचनाएं बता दी। अगर वो जीवन परिचय के साथ साहित्यिक विशेषताएं भी पूछता है, तो आपने क्या करना होता है, जीवन परिचय को थोड़ा सा शॉर्ट लिखकर, साहित्यिक विशेषताएं थोड़ा सा ज्यादा लिखकर, और फिर उनकी रचनाएं लिख देनी होती हैं। लेकिन लिखना दोनों होता है, ठीक है बेटा जी। तो ये सही फॉर्मेट होता है लिखने का, और आपको 1.5 पेज का ही लिखना होता है, इससे ज्यादा जीवन परिचय नहीं लिखना होता है एग्जाम में। इतना कंटेंट आपको वैसे मैं कम ही देती हूँ, और इतना तब भी देती हूँ ताकि इसमें से 4-5 लाइनें तो एटलीस्ट याद रख पाओगे आप। 4-5 लाइनें यानी साहित्यिक विशेषताएं की, पूरी 4-5 लाइनें नहीं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन तो नहीं समझ में आ रहा है प्रियांशु तुम्हारा। अनायनी, अच्छा सा क्वेश्चन रखो पहले। साहित्य क्या है बच्चा? साहित्य मतलब जब हम उनकी चाहे किताब उठाकर पढ़ते हैं, चाहे उनकी कहानी पढ़ते हैं, चाहे उनकी कविता पढ़ते हैं, चाहे उनका निबंध पढ़ते हैं, उसी को साहित्य कहते हैं, ठीक है। लावण्य ने बताया ना बेटा कि एक प्रकार से कविताओं का एक जैसा होता नहीं है कि पंक्तियां जो लय में लिखी जाती हैं, वो लिखना शुरू करना, ठीक है, वो लिखा था उन्होंने। विनोद का मतलब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। चोर कैसे इंग्लिश बोलेंगे? अरे, ये चोर सब कुछ सीख सकते हैं। आपको क्या लगता है चोर चोरी करने में? अब जैसे मान लीजिए कोई अमेरिकन चोर हो, तो अब बोलो। तो डिपेंड करता है ना कि चोर, और चोर तो कई ऐसा, आपको क्या लगता है कि जो चोर होते हैं वो चोरी मतलब सिर्फ अनपढ़ ही होते हैं, पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं? हर टाइप के होते हैं। साइबर क्राइम जो करते हैं वो क्या पढ़े लिखे नहीं होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती, खूब आती है ना। साइबर क्राइम करते हैं वो भी तो चोरी होती है, ठीक है। अलग अलग नंबर से फोन आकर जब क्राइम हो जाता है, पैसे निकल जाते हैं, वो भी अंग्रेजी में बात कर रहे होते हैं, कस्टमर केयर बनकर, है ना। चलो, प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? चलो फटाफट से आंसर करो। अब तुम्हारा टेस्ट होगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। कह रहे मैडम चोरी करने के लिए अक्ल की जरूरत होती है, और अक्ल के लिए पढ़ना भी जरूरत पड़ सकती है ना बेटा। अभी किसी अंग्रेज के पैसे चोरी करने हैं तो अंग्रेजी तो पढ़नी पड़ेगी ना आपको, तभी तो कोई सही समझेगा। खैर, तुम इस दिशा में मत घुस जाना कि मैडम ने अच्छा बिजनेस बताया है, लुढ़क लेते हैं इधर थोड़ा सा। हाँ, चलो भाई। तो मैडम कब हुआ था इनका जन्म? 1856 में हुआ था। ऑप्शन ए को राइट कर दिया जाए यहाँ पर। 95%, क्या बात है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रताप नारायण मिश्र का निधन कब हुआ था? चलो बताओ, निधन कब हुआ था? बताओ जल्दी से। आई बी सी और डी। हम्म, हम तो सोच रहे हैं राजयोग कहा गया है तो हम अपना साम्राज्य कक्षा में ही खोल ले। हाँ, अपना सेनापति चयनित कर ले किसी को, है कि नहीं? प्रजा प्रजा में से जो थोड़ा सा पढ़ने वाला बच्चा, वो सेनापति। सेनापति कौन बनेगा? चलो बताओ, किसे बनाए सेनापति कक्षा का? चलिए, तो क्या हो जाएगा? 1894, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। 82%। हाँ, जन्म याद हो गया, मृत्यु में गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। हाँ, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ब्राह्मण, सरस्वती, कादम्बिनी या प्रतीत? बताओ।
बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। अनुराग बेटा डाउट लेती हूँ, अभी पहले आंसर कर लो फिर डाउट ले लेती हूँ। कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैडम मुझे बना लो। हाँ, फिर तुम्हें आकर ना एकदम बढ़िया तरीके से मंत्री जैसे चुगलियां करते ना, फिर चुगली करनी पड़ेगी, मैडम मुझसे ना ये कहा था। ठीक है, होली फिर तो क्लास। चलो ठीक है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ब्राह्मण, सरस्वती, कादम्बिनी या प्रतीक? ब्राह्मण है ना, किसका किया था? ब्राह्मण और हिंदुस्तान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एंड यहाँ पर 80.99% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। बाकी कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? ध्यान कहाँ है? कक्षा यहाँ है। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की है? भारत दूरदशा, गौ संकट, हठी हम्पीर, इनमें से सभी। इससे पता चलेगा कि कितने बच्चों का ध्यान कक्षा में था। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी बताओ। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत भी कर रहे हो। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैडम जी डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र की हैं, है ना। तो ऑप्शन डी को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। टुक टुक बाबा चुप हो जाओ। 57% बच्चे, हाँ, यहां ध्यान भटक रहा है तुम्हारा। देख लो कैसे नीचे आ रहे हो। बात निबंध के लेखक कौन है? एज यूजुअल ये तो इजी है मैडम, 100% सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर के अंदर बात हो रही है। कहोगे मैडम क्या बात हो रही है? अरे भैया बात हो रही है, क्या बात हो रही है? कहने का अर्थ प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं। वो हमसे बोल रहे हैं कि हमें कैसी बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, सही बात क्या होती है, गलत बात क्या होती है, सही बात करने पर क्या मिलता है, गलत बात करने पर क्या मिलता है, किससे कैसी बात करनी चाहिए, किससे कैसी बात नहीं करनी चाहिए। इसी पर यह है पूरा का पूरा चैप्टर। थोड़ी सी भाषा कठिन है इनकी, लेकिन हम उसे इजी लैंग्वेज में करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ हम इसके गद्य आधारित जो रेखांकित गद्य होते हैं वो भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर पूरा समझेंगे और गद्य उसके अंदर साथ के साथ आते चलेंगे, उस पर जितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम देखते चलेंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। सहवर्ती मतलब क्या होता है? सहवर्ती मतलब साथ साथ। कहने का अर्थ वो कह रहे हैं यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र कि यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं कफ और पित्त की बात करता। ठीक है, और यदि मैं भूगोल वेता होता, यानी कि मैं ज्योग्राफिकल चीजों के बारे में पढ़ता या उसका जानकार होता, तो मैं किसी देश के जल या वायु के बारे में बात करता। ठीक है बेटा, किंतु दोनों विषयों से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना ही मैं डॉक्टर हूं और ना ही मैं कोई भूगोल वेता हूं, यानी भूगोल को जानने वाला हूं। तो मैं इनके ऊपर क्या ही बात करूंगा। हाँ, होता तो मैं इस पर बात कर सकता था। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे समभाषण समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। यानी हम वही केवल बात कर सकते हैं जो हमारे और तुम्हारे बीच में जो भी फीलिंग्स आते हैं, जो भी भाव आते हैं, उस पर अपनी बात रख सकते हैं, उस पर हम अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूं। मैं मतलब कहने का अर्थ है कि मुझे कोई विषय होना चाहिए ना बोलने का, तो मैं उससे रिलेटेड कोई विषय मेरा है ही नहीं, मैं कोई जानकार नहीं हूं। अब मैं कोई बात करना चाहूंगा तो मैं वो कौन सी बात कर सकता हूँ? हम दोनों के बीच के अंदर जो फीलिंग्स होंगे हम उसी पर बात कर सकते हैं।
ठीक है, चलो सबसे पहले इसका संदर्भ। तो संदर्भ में एक बार आपको समझा रही हूं, सभी में यही संदर्भ लिखना होगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्य अवतरण, अवतरण मतलब होता है टुकड़ा, लिया गया है। गद्य का जो टुकड़ा है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ लेखक बात की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वह उसी प्रकार की बात करता है। ठीक है, अब आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट वाली बात करोगे, मैं टीचर हूं मैं टीचर वाली बात करूंगी। यहाँ पर कोई और तीसरा बंदा होता, उसका जो भी काम होता वो वही बात करता है ना, जो जैसा होता है वो वही बात करता है। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र भी यही समझा रहे हैं। ठीक है, लेखक ये स्पष्ट करता है, जो भी हमने पढ़ा उसको हमने व्याख्या करना है, तो जो मैंने बताया उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो। करता है कि व्यक्ति का स्वभाव और उससे कार्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। वह जैसे जैसे काम करता है वैसे ही वैसे वातावरण में ढल जाता है और उसी से जुड़ी बातें भी करता है। मसलन अगर कोई वैद्य राज है यानी डॉक्टर है तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से रोग पित्त आदि पर केंद्रित होगा। इसी तरह यदि कोई भूगोल का जानकार है तो वह जलवायु या प्राकृतिक विषयों की बात करेगा। लेकिन लेखक यहाँ यह बताना चाहता है कि उसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर चर्चा करना नहीं है, वह उन बातों पर लिखता है जो दिल में उठती हैं और वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। हमारे मन में जो भावनाएं पल पल जन्म लेती हैं, जब उन्हें हम शब्दों में ढालते हैं और दूसरों से साझा करते हैं तो वही बात कहलाती है। ठीक है, जो मैंने चीज अभी हमको समझाई कि अगर हम किसी विषय की ज्ञाता होते हैं तो ही हम उसके ऊपर बात करेंगे, अन्यथा अगर हमें आपस में बात करनी है तो हमारे मन में जो भी भाव आएंगे उसको हम बताएंगे, वही हमारा बात कहलाएगा। ठीक है बेटा जी, देखो अब यहां पर एक अलग बात चल रही है। ठीक है, यहां पर एक अलग बात चल रही है। यहां पर प्रताप नारायण मिश्र की बात से कोई मतलब नहीं है, यहां पर एक अलग बात चल रही है। प्रसंग नहीं लिखा जाएगा। दृष्टि, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि मैम प्रसंग लिखना है, कई सारे स्कूल्स में हो सकता है ऐसा लिखवा दिया जाता हो, बट हमारा न्यू पैटर्न जो कहता है कि अब प्रसंग नहीं आता है, केवल आपका पहले संदर्भ व्याख्या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? चलिए अब यहां पर मैं एक बार ले लेती हूं, कफ और पित्त क्या होता है। बेटा देव, कफ जब करते हैं अंदर से खरखर की आवाज आती है। ठीक है, अभी मैं यहां पर बोलूं तो मन अजीब सा हो जाएगा। ठीक है, होता है कफ अंदर बन जाता है, एक उसे कफ कहते हैं, कफ एंड कोल्ड में कफ होता है। एक हमारे शरीर के अंदर पित्त पाया जाता है। आप कभी देखेंगे कि जब हमें बुखार होता है या खाली पेट जब उल्टी होती है तो कड़वा कड़वा सा कुछ निकलता है ना, पित्त पीला पीला सा। कहोगे मैडम मन खराब कर दे रही हो आप, तुम भी मेरा मन खराब कर रहे हो, बताना पड़ रहा है तुम लोगों को। तो पित्त उसी को कहते हैं और हमारे शरीर के अंदर वो कफ और पित्त बनना बहुत जरूरी होता है, तभी वो संचालन सही से करता है। ठीक है, तो कफ मतलब ऐसा नहीं होता है कि अंदर कुछ और चीज बन रही है, वॉमिट निकलता है, वो सब नहीं होता है। एक अलग प्रकार की भी चीज होती है जो शरीर के अंदर बननी चाहिए, वो डॉक्टर्स के रिलेटेड होता है। ठीक है, आयुर्वेद में ना जब आप कभी सुनेंगे कि हमारा शरीर कफ और पित्त और ये पता नहीं क्या क्या बताते हैं भैया, उन सबसे मिलकर बना होता है। ठीक है, अभी मैं भी डॉक्टर नहीं हूं तो मुझे इतना ही पता है। ठीक है, हाँ देखो बच्चे छी छी करने लगे, बेटा वो वाला कफ नहीं है, डरो मत। ठीक है वो वाला कफ नहीं है। शरीर के अंदर जो कफ होता है ना, हमारा जो शरीर बनता है, अब इसको हंसी मजाक नहीं लेंगे, थोड़ा सा मैं सीरियस होके बोलती हूँ तो तुम हंसी समझोगे। हमारा जो शरीर है वो कफ पित्त है ना, इनके बैलेंस से ही चलता है। अगर ये डगमगा जाता है तो हमारा शरीर बिगड़ जाता है। ठीक है बेटा जी, तो इसी को कहते हैं। चलो संदर्भ फिर से बता दो। ओके शिवांशी बता देती हूँ। नोट्स कैसे बनाएं, वेरी गुड क्वेश्चन विपिन। विपिन नोट्स कैसे बनाने, जैसे आपने व्याख्या सुनी, ठीक है, जैसे आपको मैंने समझाया, व्याख्या आपने सुनी,
अब आप जब क्लास एंड हो जाए पूरे एक एक अनुच्छेद को उठाओ, मतलब एक एक गद्यांश को उठाओ और उसको पढ़ने के बाद आपने क्लास में जो समझा उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। फिर मैम ने जो नोट्स दिए हैं उसको एक बार पढ़ लो। पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये सही है, मैम के क्लास नोट से भी हेल्प हो जाएगा, प्लस मैं नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी आपको दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा सभी बच्चों को शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं? एक बार मुझे जरूर बताना। नहीं देख रहे हो तो देखना शुरू कर दो। शॉर्ट नोट से आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा ऐसे ऐसे नोट्स हमें बनाने हैं। ठीक है बेटा, चलो। हाँ ये लेखक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे हम बहुत फंसे रह जाएंगे। हम अपने, अच्छा एक बच्चे ने पूछा था मैम संदर्भ बता दो। देखो हमें बताना होता है सबसे पहले कि ये गद्य का अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित है और इसके रचयिता कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, लिखित बात शीर्षक से लिया गया है। इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलो। हम अपने हृदयस्थ, यानी हाँ हृदयस्थ मतलब होता है दिल के अंदर, भावों में अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेस करना, सामने प्रकट करना। किसके माध्यम से करते हैं? बात के माध्यम से करते हैं। ठीक है, भूगोल वेता किसका अध्ययन करता है? भूगोल का, जलवायु और वातावरण का। वैदिक किस बात का वर्णन करता है? कफ और पित्त का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जब परमेश्वर तक का बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन सी बात रही है? हम लोगों के तो गात माह बात करामात है। गात माह बात मतलब, गात मतलब शरीर में ही बात है। ठीक है, गात मतलब शरीर, माह मतलब में। ठीक है, जैसे अगर ये शरीर ही ना हो तो बात कैसे होगा? ये शरीर नहीं होगा, ये मुंह नहीं होगा तो बात कैसे निकलेगी? भैया शरीर है तभी तो मेन है बात निकलेगी, है ना? तो शरीर से ही बात की ही सारी करामात है। नाना शास्त्र, नाना मतलब अनेक प्रकार के शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब ही तो बात कह रहे हैं। अच्छा आप वेद उठाकर देख लो, वो भी तो कुछ ना कुछ बात ही तो बता रहे हैं। आप कोई किताब उठाकर पढ़ रहे हो, ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये भी तो कोई ना कोई बात ही पढ़ा रहा है आपको। तो हर एक चीज में बात छुपा हुआ है। ठीक है, ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाले, अथक लोक परलोक में सब बात बनाने वाले हैं। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता है कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इससे भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहादी बात, लगती बात इत्यादि बात। अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कितनी प्रकार की बातें हो सकती हैं। मैंने जैसे बोला ना कि अच्छी लग गई किसी को बात, बुरी लग गई, है ना, किसी को मन को खुश हो गई, कोई शर्मा गया, शर्माने वाली बात, कोई गुस्से वाली बात, कोई घिन करने वाली बात, है ना। अभी आप लोगों को छी छी निकल रहा था ना, तो बात ही तो थी वो भी। तो बात के भी कई प्रकार हो गए, बात भी कई प्रकार के होते हैं। यही चीज यहाँ पर हमको कौन बता रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र बता रहे हैं। ठीक है बेटा जी। तो लेखक ये बताना चाहता है कि हर व्यक्ति का स्वभाव उसका कार्यक्षेत्र, उसकी सोच और उसके विषय पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है कि मेरा विषय जो होगा मैं उसकी बात करूंगी। अभी सीधी सी बात, सिंपल सी एक चीज समझो, तुम छोटे से हो, तुम आपस में जो दोस्त बात करोगे, क्या तुम्हारी मम्मियां भी, मतलब मम्मी और चाची यही बात कर रही होंगी? नहीं ना। तुम्हारे बात करने का विषय, जैसे तुम भाई बहन हो, तुम दोनों का क्या बात करने का विषय होगा? यही ना कि ये शर्ट मेरी है, नहीं नहीं ये शर्ट मेरी है, नहीं मम्मा ये पराठा मुझे चाहिए था, नहीं मम्मा इसने ले लिया। यही हो सकता है। अभी मम्मी और चाची के बीच में भी यही बात चलेगी, नहीं ये पराठा मेरे बेटे का है, नहीं ये मेरे बेटे का है। नहीं ना, उनकी बात ये चल रही होगी कि आज खाना में क्या बनेगा, कौन बनाएगा? तुम बनाओगी, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, तुम बनाओगी, यही बात चलेगी। अच्छा पापा और चाचा में क्या बात चल रही होगी, है ना, कि भैया खेत का इस हिस्सा में क्या बोया जाएगा, इसमें क्या काम होगा। अच्छा दादा और दादी में क्या बात चल रही होगी, दवाई तो दे दो ढंग से, टाइम से बता तो हमको कौन सी दवाई खानी है ना। दादी कह रही होंगी अरे दादाजी कहाँ गए, देखो जरा उनको पानी दे दो, दादाजी कहीं बाहर टहलने तो नहीं निकल गए हैं। तो सबकी बात का मुद्दा अलग अलग होगा ना। यही चीज यहाँ पर भी प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं कि सबकी बात करने का विषय होता है, वो अपने अकॉर्डिंग बात करेगा, है कि नहीं। चल, उसका कार्यक्षेत्र उसकी सोच और उसकी बात चीज के विषयों पर निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक वैद्य स्वाभाविक रूप से रोग और औषधि की चर्चा करेगा, जबकि भूगोल का जानकार जलवायु और देश के बारे में बात करेगा। लेकिन लेखक खुद को स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य इन तकनीकी विषयों पर चर्चा करना नहीं है, वह इस बात पर विषय पर बात करना चाहता है कि दिल में क्या निकल रहा है उसके, जो भावनाएं, क्योंकि वो कवि है
है ना। कवि क्या कहेगा, कवि या एक जो बोलते नहीं है साहित्य लिखने वाला जो होता है वो क्या कहेगा, अपने मन के भाव ही तो आप तक बताना चाहेगा। तो इनका काम अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाना है, वही ये बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, शब्दों में ढालकर साझा किया जा सके, यही बात कहलाती है। दिल से निकले, जीवन से जुड़ी, यहाँ लेखक बात की ताकत और उसकी गहराई को बताना चाहते हैं। वे कहता है कि बात सिर्फ इंसानों तक नहीं छूती बल्कि परमात्मा को भी प्रभावित करती है, भले ही परमेश्वर निराकार और इंद्रियगीत हो। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, भगवान तुम बड़े खराब हो, तुमने मेरी नहीं सुनी ना, मेरा मन था उससे बात करने का, तुमने मेरी बात नहीं कराई ना, वो किसी और से बात करने लगी ना, ये बहुत गलत किया भगवान जी आपने। हम लोग भगवान जी से ऐसे ऐसे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं ना। तो अब हमें ऐसा लगता है कि भगवान, या फिर भगवान जी मैंने कहा था ना कि आप मुझे 95% दे देना, आपने मुझे सिर्फ 85% दिया, ये तो बहुत गलत बात करा, और उस पूजा को तुमने इतने सारे नंबर दे दिए। तो ये भी तो हम बात ही कर रहे हैं, जबकि हमें ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, निराकार है, वो सुन नहीं पा रहा, ऐसा हमारे सामने थोड़ी ना है, लेकिन हम फिर भी उससे बातें कर रहे हैं। तो बात तो ईश्वर तक पहुंच जाती है, फिर तो हम इंसान हैं। ठीक है बेटा जी, चलो। भले ही परमेश्वर को निराकार और इंद्रियातीत, इंद्रियातीत मतलब जो सेंसेस से हम अपने आंख नाक कान से देख ना पाए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना तुम हो एक, जैसे एक आपने आरती सुनी होगी ना, तुम हो एक अगोचर स्वामी, है ना, अगोचर, जिसको हम अपनी आंख नाक कान से देख नहीं सकते, उसे इंद्रियातीत या अगोचर कहते हैं। ठीक है, फिर उसे बोलने वाला कहा गया है, यह बात की शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, चलो, लेखक आगे कहता है हमारे जीवन की हर दिशा, साहित्य, शास्त्र, इतिहास, काव्य, सब बातों का ही विस्तार है। एक एक बात इतनी प्रभावशाली होती है कि हमारे मन और आत्मा को आनंद से भर देती है। बात का कोई निश्चित रूप नहीं होता। ठीक है, अभी जैसे देखो, किसी किसी बच्चों को किसी किसी बात में बहुत इंटरेस्ट आता है कि भाई हाँ, मतलब भूत वाली बात हो जाए अगर कहीं पर, बहुत मजा आता है ना, हाँ मैडम ऐसी वाली बात किया करो ना। अभी कभी कभी कहते हो मैडम आप हमसे बात नहीं करती हो, तो बात किया करो, तो बात में बड़ा मजा आता है। अभी तुमसे मैं थोड़ा सा पढ़ने वाली बात करने लगूं तो थोड़ा सा मन नहीं करता है। तो बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किस में दिलचस्पी लेकर आता है। ठीक है, तो कभी कभार बात मीठी हो सकती है, कभी तीखी हो सकती है, कभी सरल हो सकती है, कभी जटिल हो सकती है, जटिल मतलब कठिन हो सकती है। जैसे कभी मैथ्स वाले सर पढ़ा रहे हो तो थोड़ा जटिल लगेगा, हिंदी वाली मैडम पढ़ा रही हो तो सरल लगेगा, अंग्रेजी वाली मैडम पढ़ा रही हो तो थोड़ा तीखा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, लगेगा कि नहीं, है कि नहीं बेटा जी। चलो, तो इसी को हम कहते हैं बात। पहले तो ये बताओ कि मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी पहले मैं तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। और मेरी बात में मजा आ रहा है कि नहीं, यानी हमारे चैप्टर में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो बेटा, इसको थोड़ा हंसी मजाक में मैं इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि चैप्टर का लैंग्वेज ऐसा है, अगर हम थोड़ा सा हंसी मजाक से पढ़ेंगे तो शायद समझ में भी आ जाएगा, है कि नहीं। चलो जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर है बच्चा। अगर क्लियर है तो यस लिखो, नहीं तो नो लिख दो, हालांकि क्लियर होना चाहिए सभी को। ठीक है, यस 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 यस, ओके। चलो भाई बढ़ते हैं फिर तो। अब इस पे क्वेश्चन पूछ लिया कि गात माही बात करामात का क्या अर्थ है, हमारे शरीर में जो बात का चमत्कार हो। कौन सी बात चित्त मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा में अग्रसर करती है। नाना प्रकार के पुराण इतिहास काल की बातें हमारे मन और बुद्धि को अपूर्व यानी पुरानी दिशा में लेकर चली जाती हैं, बीती हुई बात में ले जाती हैं। बड़ी बात छोटी बात सीधी बात मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, बड़ी बात छोटी बात सीधी बात मुहावरे का अभिप्राय स्वरूपगत भिन्नता को दर्शाना है, यानी कि उसके वर्ड्स में चेंजेस होते हैं। बड़ी बात मतलब कोई बड़ी बात होगी, छोटी बात मतलब कोई छोटी बात होगी, तो ये वर्ड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, चैट ऑफ कर दूं, चैट ऑफ कर दूं एक बार, बच्चे डिमांड कर रहे हैं मैम चैट ऑफ कर दो। ठीक है ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दे रही हूँ, फिर ओपन करूंगी, लेकिन इसीलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, क्या करें। चलो, सच पूछिए तो इस बात का भी क्या बात है कि जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि, शिरोमणि मतलब अशफर उल मलूकात कहलाती है। शिरोमणि, शिरो मतलब सिर, और सिर पर जो मणि रखी होती है। शुक्र सादिक कादिक पक्षी, एक मिनट, शुक्र
सारिकादिक पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदित समझे जाते हैं। अब देखो कितना कठिन, मतलब मैं ना थोड़ा सा ना ये हरी, एक तो कौन है, द्विवेदी जी, हाँ एक तो द्विवेदी जी से, एक प्रताप नारायण मिश्र जी से हाथ जोड़कर अगर ये होते तो विनती करती कि रहम करो बच्चों पर, ऐसी हिंदी बच्चे नहीं समझते हैं, कैसी कठिन हिंदी लिख देते हो। ठीक है, अब समझो इसका अर्थ। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी बात नहीं कर सकते हैं, उनमें जो मानव होता है, मानव जाति थोड़ा सा क्या होता है, समझदार होता है, वो बात कर सकता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जो हमारा पक्षी जगत होता है उसमें भी शुक, शुक मतलब तोता, तोता मैना जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज्यादा आदरणीय, आदरित मतलब होता है आदरणीय माने जाते हैं, उनको आदर मिलता है क्योंकि वो बातें कर पाते हैं, है ना। इसीलिए उनको आप अपने घर में तोता ले आते हो, मैं मिट्टू, मैं तोता, मैं तोता, मैं तोता, मैं तोता, कहाँ खाऊंगा, मिर्ची खाऊंगा, मिर्ची खाऊंगा, ऐसे बोलता है ना। आप उसे बुलवाओगे तो वो बोलेगा भी, ठीक है। तो इसीलिए उसको इतना आदर मिलता है। और वो जोशी बाबा तो तोता को ले आते हैं, हाँ आपके भविष्य में ये लिखा हुआ है कि आप कल पास होने वाले हैं। तो वो तोता आकर आपको बताएगा, और आप तोते पे बड़े प्रसन्न होकर उसको मिर्ची और खिला दोगे, ठीक है। तो वो कहेगा हाँ मिर्ची नहीं खानी मेरे को। तो इसी तरीके से जो तोता होता है और मैना होती है, एक तरीके से तोता जो होती है, तोता का मैना से ही थोड़ा सा वो होता है, हाँ। तो ये लोगों को थोड़ा सा आदर ज्यादा मिलता है पक्षियों में, क्योंकि इनकी भाषा ये बोल सकते हैं, है ना। आप चिड़िया से उतना नहीं बातें कर पाएंगे, आप कोयल से नहीं, हाँ कोयल से डिबेट कर सकते हैं कि कू कू, मैं तो बहुत करती थी बचपन में, आप लोग भी इवन अभी भी करते होंगे। अभी भी मैं गाँव चली जाती हूँ और कभी कोयल की आवाज आ जाती है तो मेरा तो शुरू हो जाता है, ठीक है। हालांकि कोयल जैसी आवाज निकलती नहीं है, फिर भी वो अपना ना कंपटीशन चालू कर देती है। तो हम केवल तोता और मैना की बात को समझ पाते हैं, और इसी वजह से शायद उन्हें नभचारी यानी नभ में विचरण करने वाले जो पक्षी होते हैं उनमें क्या मिलता है, आदर मिलता है, ठीक है। फिर कौन ना मानेगा कि बात की बड़ी बात है, हाँ बात की का वचन है, संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलाम मुल्लाह है, और होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे कि आप धार्मिक पुस्तकों को भी उठा लीजिए, वेद जब आप पढ़ते हैं तो वो भी भगवान की बताई हुई बात है। आप अगर कुरान शरीफ को पढ़ते हैं तो वो भी अल्लाह की बताई हुई बात है। और अगर आप होली बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, ईश्वर की बताई हुई क्या है, बात है। तो उसे भी लोग उनके द्वारा बताई गई बात समझकर अपनाते हैं अपने जीवन में, ठीक है। इसका अर्थ यही दिया है। यह वचन कलाम और कई बात से ही पर्याय है जो प्रत्यक्ष मुख रूप से बिना स्थिति नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिना बानी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। वस्तुतः बात का महत्व इतना अधिक है कि उसका वर्णन करना कठिन हो जाता है। यदि बात के महत्व को लेख की तरह लिखा जाए तो एक ग्रंथ बन जाएगा। संसार में मानव को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, उसका मुख्य कारण भी बात ही है। मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात करने में चतुर होता है, इसी कारण वह सभी प्राणियों में सबसे महान और श्रेष्ठ माना जाता है। मानव की भाषा में तोता और मैना आदि पक्षी थोड़ा समझने योग्य बातें उच्चारण कर लेते हैं, जिसके कारण आकाश में घूमने वाले यानी विचरण करने वाले अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ समझे जाते हैं, और इसी लिए उनका जन सामान्य में आदर किया जाता है। इतना सब कुछ होते हुए भी भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बात भाषा की महत्ता को स्वीकार नहीं करेगा। बात भाषा की महत्ता के कारण ही लोग भगवान से संबंध उससे जोड़ते हैं, ठीक है। यद्यपि लोग भगवान के बिना आकार वाला अशरीर वाला समझते हैं, किंतु उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेश वक्ता कहकर उसका सर्वोच्च स्थान, जैसे हम कहते हैं ना गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है ना, तो गीता की बातों को क्या कह दिया जाता है, श्री कृष्ण ने कहा है। अब क्या होता है, लोग जैसे रील्स बनाते हैं तो कहते हैं ना श्री कृष्ण जी कहते हैं, अब डायरेक्ट श्री कृष्ण जी कहते हैं ये कह दिया जाए कि वो बात गीता में कही गई है। हालांकि गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा ही कहा गया है, फिर भी हम उसको कोट करते हुए कैसे कह देते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है। तो इसीलिए क्योंकि जब कोई भी चीज कोई भी धर्म से ग्रंथ जुड़ा होता है तो वो उसी के अनुयायी के अकॉर्डिंग उसको मान लिया जाता है, उन्हीं की बात मान ली जाती है, ठीक है बेटा।
वक्ता कहकर उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेखक बात की महत्ता का वर्णन करते हुए कहता है कि यदि यह कहा जाए कि भगवान तो निराकार होने के कारण संभाषण उपदेश कर ही नहीं सकते हैं, तो वह मनुष्य से निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो बातचीत करने में समर्थ है, अतः बात ही भगवान का मनुष्य से श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए शायद सभी धर्मावलंबी भगवान का संबंध भाषण शक्ति से अवश्य जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब निराकार परमात्मा का संबंध किससे है? ईश्वर से है। मानव जाति समस्त जीवधारियों के क्या शिरोमणि है? बात का प्रभाव के कारण मानव जाति सबसे उच्च मानी जाती है। शिरोमणि मतलब सबसे उच्च माना जाना। बिन बानी वक्ता बड़ जोगी का क्या अर्थ है? बिन बानी वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला। बड़ जोगी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष मुख के बिना बात का स्थिर स्पष्ट हो जाना, यानी कि आप कोई कह नहीं रहा हो, अप्रत्यक्ष रूप से कोई कह रहा हो और उसको मान लेना। ठीक है, चलिए अब यहां तक क्लियर है तो एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे, तब से मैं डाउट ले लेती हूँ। बेटा सिद्रा, यहाँ पर अभी हम नहीं ये बात कर सकते कि हिंदी की खोज किसने करी थी। ठीक है, ये बाद में बताऊंगी आपको, ये बहुत बड़ा इतिहास है, तो इतिहास में जब हम पढ़ते हैं ना तो इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर फिर छूट जाएगा ना। हाँ बेटा, ये देखो मैं पूरा आपको अर्थ बता रही हूँ, पूरी लाइन का अर्थ बता रही हूँ, लेकिन आपसे एग्जाम में केवल जितना अंडरलाइन करके पूछेगा उतने की व्याख्या करनी है, सबका थोड़ा ना व्याख्या करना होगा। ठीक है, विधा मतलब होता है वैरायटी, या कह सकते हो तरीका। मतलब जैसे कहानी है तो कहानी एक विधा है, जिस जरिया है, उस जरिए से आप बात कर पा रहे हो, मतलब कोई चीज सुन पा रहे हो। प्रिंस बेटा, मैं पढ़ती जल्दी हूं पर समझाती बहुत धीरे धीरे हूं। पढ़ती इसलिए जल्दी जल्दी हूं ताकि, ऐसे तो आप खुद अपने बुक उठाकर देखो, चैप्टर कितने लंबे लंबे हैं, आपका बहुत टाइम जाएगा। तो सिर्फ रीडिंग जल्दी करने का मतलब ये होता है ताकि मैं इसको पढ़ूं और आपको आपकी लैंग्वेज में समझा पाऊं। ठीक है बेटा, चल। हाँ, पक्षी अपनी भाषा में बात करते पर हम उसे नहीं समझ पाते ना, हम अपने आप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ बेटा, मैं क्लास 10th में भी पढ़ाती हूँ। चल, क्लियर है? क्लियर है? नेहा काय को रो रही है बेटा? क्या हो गया, इतना रोना क्यों आ रहा है, बताओ। चलिए, जय कह रहे हैं आप अच्छा समझा रहे हो, ठीक है बेटा। देखो, ऐसा नहीं होता है कि किसी बच्चे को, कुछ बच्चों सबको ही आ रहा हो, किसी को हो सकता है कुछ चीज ना समझ में आ रही हो। बेटा कोई बात नहीं, आप डाउट में रख दो, डाउट में आंसर दे दिया जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ डाउट लेने का, पर क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है, फिर उसके चक्कर में वैलिड क्वेश्चन रह जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ डाउट में सिर्फ चैप्टर से रिलेटेड डाउट पूछा करो। ठीक है, अभी मैं सारे डाउट उठा लूंगी तो चैप्टर छूट जाता है, समझ रहे हो ना बेटा आप। तो कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डाउट ले सकूं, इसलिए प्लीज उन्हीं डाउट्स को रखा करो जो टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, चल अब आ जाते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा, ये तो व्याख्या कर दी थी ना हमने, ये रहता है। हाँ, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी तक कहानी में हमने पहले ये बात देखी कि यहाँ पर बात पर चर्चा चल रही है, और स्टार्टिंग में वो ये कहते हैं कि डॉक्टर और भूगोलवेता होते तो ये बात करते, मैं तो एक कवि हूँ तो मैं वही बातें करूंगा। फिर बात कैसी होनी चाहिए, बात की वैरायटीज बताई। फिर उन्होंने मानव को सबसे ऊंचा बताया, लास्ट वाला जो हमने पढ़ा उसमें मानव को सबसे ऊंचा बताया क्योंकि वो बात कर सकता है। फिर पक्षियों में उसने तोता और मैना को बताया क्योंकि वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईश्वर की बताई हुई वाणी को भी बात का ही दर्जा दिया है, यही सिर्फ समझाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, वैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्सुक,
उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा भी नहीं है। घर बैठे लाखों कोट का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकते हैं। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की ही बात, चाहे जहां की जो बात हो जाती है। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती रहती है। हमारे तुम्हारे सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें हाथ पाइए, बातें हाथी पांव, बात ही से पराए अपने और अपने से पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प वही और कापुस्त युद्ध। अभी इस सबका अर्थ बताऊंगी, सब पहले पढ़ दे रही हूँ, ठीक है। योद्धा उत्साही एवं युद्ध प्रिय, शांतिशील कुमार्गी, सुपथगामी अथवा सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। अब देखो इसका अर्थ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। मैंने धीरे धीरे पढ़ा है प्रिंस, ठीक है ना। अभी मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा, अब अच्छे से समझा लो। चलो, तो देखो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि बात भी डिपेंड करता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, और बात को बोलने के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं जो अपनी फीलिंग्स, अपने भाव, वो बहुत कुछ कह देते हैं। सुख के लिए जो बात होता है उसका भाव अलग होता है, दुख का भाव अलग होता है ना। इसी तरीके से उत्साह, एक्साइटेड हो गए हो आप उसका। अभी जैसे यहाँ पर है, आप लोगों को जब कोई बात समझ में आ जाती है तो आप लोग लिखते हो यस, है ना, फायर वाला सिंबल दे देते हो। और जब बात समझ में नहीं आती है तो नेहा की तरह रो रहे होते हैं, हालांकि नेहा किसी और चीज पे भी रो सकती है, ठीक है, तो रोने वाला सिंबल भेज देते हो, है ना। या फिर आप से किसी से लड़ाई हो गई है तो गुस्से वाला भेज दोगे, है ना। या फिर दिल टूट गया तो दिल टूट गया वाला सिंबल भेज देते हो। तो ये सब भी तो बात का जरिया होते हैं, ये सब भी क्या होता है, बात का ही जरिया होता है, ठीक है। और बात करने का जो तरीका होता है उसकी बहुत सहूलियत होती है। आज आप देखो, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम भी तो आपस में बात के जरिए पढ़ रहे हैं। आज मैं यहाँ खड़े खड़े लाखों बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, यहाँ खड़े खड़े लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ा पा रही हूँ, तो ये भी तो एक बात का जरिया बन गया है, बन गया ना बेटा। मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से डाक खाना जो है वो भी बात के जरिए को पहुंचाता है, समाचार पत्र है ये भी बात का जरिया बन जाता है, ठीक। और अब वो बोल रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि बातें हाथी पाइए। आपने अगर अच्छी बात करी तो राजा आपको भेंट में हाथी भी दे सकता है, और अगर आपने बात अच्छी नहीं करी, जैसे कि राजा तो बहुत अच्छे हैं, राजा तो बहुत बोलते, राजा की बहुत सारी बड़ाई कर दी तो वो तुम्हें उपहार में कुछ ना कुछ देंगे। तुमने बोल दिया राजा बहुत कंजूस है, राजा बहुत खराब है ना। जैसे तुम मेरा, अभी जैसे मैं अपना राजपाट बना रही थी, अभी सेनापति ने अगर मेरी बुराई कर दी तो सेनापति को मैं क्या कहूंगी, सेनापति ने आज मेरी बड़ाई करी है तो सेनापति को आज क्या दिया जाए, तो मैं उसको कुछ गिफ्ट में दे दूं तो वो क्या कहलाएगा, अच्छी चीज। और अगर सेनापति मेरी बुराई कर देगा, अच्छी बात नहीं करेगा, मुझे पसंद नहीं आई, तो हाथी के नीचे कुछ उलवा दूं, है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी लिखा है कि पाइए बात, अगर आपने अच्छी बात करी तो हाथी मिल सकता है, और अगर आपने बुरी बात करी तो हाथी के पांव के नीचे आपको दबवाया भी जा सकता है। आप कहोगे मैडम नहीं बनना सेनापति। बातें से पराए अपने, आप इतनी अच्छी बात कर दो कि यहाँ पर पराए भी आपके अपने बन जा रहे हैं, बन रहे हैं ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। और अपने भी पराए हो जाते हैं, और अपने भी पराए हो जाते हैं, है ना। दोस्त तो दोस्त नहीं रहा है, उसने कुछ कह दिया तो उसका हो लिया, है ना। तो अपने भी पराए हो जाते हैं। मक्खी चूस, आपने किसी को इतना ज्यादा उसका मतलब एकदम वो कर दिया, उत्सुक कर दिया उसे, या उसको इतना चढ़ा दिया कि वो जो कंजूस भी है ना वो भी पैसा खर्च करने पर आ जाए, वो भी क्या बन जाएगा, पैसा खर्च करने लग जाए। और जो स्वल्पई है, यानी कि जो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला है, उसको आपने बहुत समझा दिया तो वो पैसा कम खर्चा कर सकता है। तो डिपेंड करता है बात पर, है ना। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नहीं पढ़ते हो तो आपको मैं मोटिवेट कर दूं तो आप बात करने, मतलब वही काम करने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपका मन नहीं करता है पढ़ने का, है ना, कई बार मन नहीं होता है, कभी आपको मन करता है यार मैम थोड़ा बोरियत हो रही है, नहीं पढ़ाओ ना, आज कुछ हम बातें कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो फिर मैडम कहती हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, ठीक है। तो मैं मोटिवेट करने के लिए 2 लाइनें आपसे कह दूं,
क्या कहा मैंने कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब मैं आपको मोटिवेशन की लाइंस बोल दूं, अरे मैडम पढ़ने का मन कर रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, आज हम 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ऐसा वाला थोड़ा सा मोटिवेशन जाग जाता है, तो बात ही इंसान को उस लायक बना देती है जब हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पर कि कापुस्त यानी जो कायस्थ बोलते ना, बोलते हैं कायस्थ नहीं बोलेंगे उसको, ये बोलेंगे कायर, जो बिल्कुल डरपोक टाइप का होता है ना, उसको इतना ज्यादा मैंने चढ़ा दिया, ऐसे यू वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, या फिर झांसी की रानी की कविता सुना दी उसको कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भैया सारी लड़कियां झांसी की रानी बन के खड़ी, मैडम बताओ किसका गला काटना है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम किसी को एक्साइटेड कर देते हैं, इतना इंस्पिरेशन दे देते हैं, इतना प्रेरणा दे देते हैं कि वो युद्ध भी कर सकता है। ठीक है, और जिसको बहुत युद्ध प्रिय हो, जिसको बहुत लड़ना हो, और उसको अच्छी बातें सिखा दी जाए तो वो शांति भी रख सकता है। जैसे अशोक थे, है ना, बहुत युद्ध उन्होंने किए थे, लेकिन जब उनको बुद्ध का उन्होंने पढ़ा, उनको शांति प्रिय हो गया, तो उन्होंने युद्ध करना ही छोड़ दिया। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं बातों पर। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? बताओ जल्दी से। यहाँ पर एक भी टॉपिक से वैलिड क्वेश्चन नहीं है, और यही चीज मुझे अजीब लगता है। रेखांकित अंश की व्याख्या लेखक बात के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता और बढ़ता है। निश्चित ही हमारे बात करने का ढंग से हमारा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है। बात के प्रभावशाली होने पर कवि या राजाओं से पुरस्कार में हाथी तक प्राप्त कर लेते हैं, किंतु कटु यानी कड़वी बात करने पर राजाओं द्वारा हाथी के से पांव के नीचे कुचले भी जा सकते हैं। यह बात भी सिद्ध करती है कि अर्थात वायु प्रकोप से हाथी पांव नामक रोग भी हो सकता है। किसी की वाणी से प्रभावित होकर बड़े बड़े कंजूस उदार यानी खर्चीले हो सकते हैं, और परिश्रम से अर्जित करने वाली संपत्ति परोपकार के लिए अर्पित कर सकते हैं। इसके विपरीत कटु वाणी के प्रभाव से उदार हृदय व्यक्ति भी अपने साधनों को समेट लेता है। ठीक है, मैं जैसे मान लो बहुत लोगों की मदद करूं, बहुत पैसा लुटा दूं मदद करने के लिए, और कोई मुझे गंदा गंदा शब्द कह दे तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगी ना, यही चीज का है। युद्ध क्षेत्र के चारणों की प्रभावपूर्ण वाणी सुनकर कायर भी वीरता का संचार कर जाता है। यदि बात लग जाए तो युद्ध चाहने वाला व्यक्ति भी शांति प्रिय बन जाता है। बात के प्रभाव से बुरे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चलने लगता है, और बात की शक्ति द्वारा अच्छे रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति दुष्ट भी बन जाता है। तो सब कुछ घूम फिर के डिपेंड करता है बात पर कि आप कैसी बातें करते हो। ठीक है, अच्छी बात गंदी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है? लाखों कोस का समाचार लाखों कोस का समाचार बात बतला सकता है। 5 वाक्यों में बात का महत्व लिखिए। तो आप बता सकते हैं कि बात अनेक काम देख सकते हैं, बातों के द्वारा कोई भी भाव अपने समझा सकता है, समाचार बता सकता है ढाक कर, या फिर बात के जरिए हम अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, बात से हम अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, बात से हम कोई समाचार पहुंचा सकते हैं, बात से हम कोई किसी तक अपनी मन की भावनाओं को भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ कोई भी हमें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो वो सब डिपेंड करता है बात पे। चलिए, बातें हाथी पाए, ये बातें हाथी पाओ, यानी बात अगर अच्छी बात करोगे तो हाथी गिफ्ट में मिल जाएगा, और गंदी बात करोगे तो क्या हो जाएगा कि हाथी के पांव के नीचे दबवा भी दिया जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन आता है, बातें हाथी पाए ये बातें हाथी पाओ पंक्ति किस निबंध से है? बात, करुणा, मित्रता, या मतलब किस चैप्टर से लिया गया है? बताओ जल्दी से। 2 क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन अभी लास्ट पोल में दे रही हूँ, इसके बाद एमसीक्यूज हैं डेफिनेटली है, बट पोल में नहीं दूंगी क्योंकि टाइम हो रहा है और चैप्टर खत्म करना है हमें अब। हाँ, नहीं, मेरे स्टूडियो में मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि मेरा पर्सनल स्टूडियो है। अभी यहाँ पर स्टूडियो जो पर्सन है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
बट यहाँ नहीं है। चलो देखिए, तो बातें हाथी पाई, ये बातें हाथी पाओ का ये चैप्टर बाद चैप्टर से लिया गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 92% बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चलो आगे बढ़ी। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। अब बात का तत्व यानी सार, तत्व मतलब सार। जैसे मैं क्या बात करना चाह रही हूं ये सब कोई समझ जाए, ये तो बड़ी बात है ना, समझना बहुत कठिन होता है। दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं होता है। अब इसमें कि आपकी बात पर मुझे अपना आधिपत्य जमाना है। आधिपत्य जमाने का अर्थ क्या होता है कि मैं डोमिनेट करूं, मैं वर्चस्वशाली हूं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कोई बात कही, मैं तुम्हारी बात काट कर अपनी बात कह दूं और तुम्हें मनवा दूं कि मैं जो कह रही हूं वही सही है, तो उसे कहते हैं आधिपत्य जमाना, अपनी बात का आधिपत्य जमाना। ठीक है, तुम्हारी बात काट दी कि तुमने कहा नहीं आरसीबी जीतेगा, मैंने कहा नहीं हाँ भैया मेरे को टीम का नहीं पता है ना, बीसीबीसी भी जीतेगा, मैं कोई भी अपनी टीम बना लेती हूँ, क्या पड़ता है ना। तुमने बोला आरसीबी जीतेगा है, तुम कहोगे मैडम आरसीबी ऐसा मत बोलो, आरसीबी वाले फैन मुझे यहाँ ज्यादा दिखते हैं, सारे बच्चे आरसीबी आरसीबी लिख रहे होते हैं। ठीक है, मैं बीसीबी को हरा देती हूँ। अब कोई भी टीम हो जैसे एक्स वाई जेड हार जाएगी और आप कहोगे कि नहीं XYZ हारेगी नहीं, जीतेगी, आरसीबी हारेगी, मैं अपनी बात मनवा दूं, तो ये क्या कहलाएगा, आधिपत्य, अपनी बात का आधिपत्य कहलाना। ठीक है, बड़े बड़े विज्ञवरों द्वारा कविश्वरों के जीवन की बात ही समझने और समझाने में व्यतीत हो जाती है, यानी बीत जाती है। कई बड़े बड़े जो संत होते हैं वो बात समझाते समझाते चले जाते हैं और समझने में कितना समय लग जाता है। कबीर जी की बात मैं कल कितना समझा रही थी, पर इतनी सी बात समझ में आई होगी कि भगवान का नाम जाप करो, है ना। हालांकि उन्होंने कितनी बातें समझाई हमें। सहृदय गण की बात में स मतलब सहित, हृदय मतलब दिल, गण यानी जिनका दिल अच्छा होता है, उन लोगों की बात में आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। ठीक है, जिनका जो अच्छी बातें करते हैं उनके आगे सारा संसार छोटा सा लगता है। बालकों की तोतली बातें, अब सिंपल सी बात है, मम्मा मेरे तो ना एक गिलास पानी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, एक छोटा सा किस्सा बता रही हूँ। हम छोटे थे भाई बहन, मेरा छोटा भाई है, एंड मेरा छोटा भाई काफी टाइम तक ना तोतली भाषा में बात करता था। मतलब वो 4 या 5 ईयर का था, 4-5 साल का था। अब वो गया, तुम उसको गलत वे में मत लेना, मैं सब तुम्हें एज अ स्टोरी सुना रही हूँ। ठीक है, वो गया और शादी थी घर पे, और उसको ना मतलब शादी में कपड़े पहनने थे। अभी वो गया दुकान पे, और दुकान पे जाके कहला है, अंकल मैं तो ना पेंट कोट चाहिए था। अब उसको तोतली भाषा में बोल रहा है, मैं नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, तुम समझ जाओ। ठीक है तो जो वो पापा हंस रहे, मतलब वो बोले जा रहा, अंकल तुनते ते उनियो मैं तो ना पेन तो चाहिए। ठीक है, अब वो पेन कोट मांग रहा था, लेकिन उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, और जो वो था मतलब दुकान वाला था, वो कह रहा भाई साहब देखो आपका बेटा कैसी अपशब्द बोल रहा है, मतलब वैसे बोलने लगा कि गाली दे रहा है। वो तो कह रहा कि वो उसकी बात तो समझिए वो बोल क्या रहा है। तो थोड़ी देर बाद फिर वो बोला, तो बात नहीं समझ में आ रही थी ना उसको। फिर पापा ने बताया कि वो पेंट कोट मांग रहा है। कह रहा अच्छा अच्छा है, तोतली भाषा बहुत डरा देती है। तो जब वो हम उसको बहुत चिढ़ाते थे इस चीज पे, वो अभी भी बड़ा हो गया, तो काफी बड़ा हो गया, तो हम उसको अभी भी चिढ़ाते हैं जब वो ऐसा बोलता था। ठीक है, तो बच्चों की तोतली भाषा होती है, कितनी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। तो इसी तरीके से तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी बातें, लड़कियों की मीठी मीठी बातें तो फंसा देती है मैडम, इसमें ना फंसना चाहिए, है कि नहीं। तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, और सत कवियों की रसीली बातें, जैसे प्रेमानंद जी को सुन लो, बड़ा आनंद आ जाता है कि नहीं। सुवक्ताओं से प्रभावशाली, यानी कोई भाषण दे रहा हो, उसका भाषण बहुत अच्छा लगे, भाइयों और बहनों, ठीक है, तो अच्छा लगता है कि नहीं कभी कभी ऐसे। जिनसे जी को और का और ना रहने दे, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं आता। अब इन सब की बातें भी अगर किसी को दिल का पिघला ना दे, तो वो कुत्ते बिल्ली के समान हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को बात समझ में नहीं आती, बाकियों को तो बात समझ में आती है कि नहीं। चलो, पाषाण खंड कहना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। पुचकारने के तू पुसी पुसी इत्यादि बातें कह दे, तो वो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह पर, है ना। अब जैसे बोलते ना,
आ जाओ तुम, ऐसे करके बुला लेते हैं तो वो भी आ जाता है, हाँ चलते हैं, कुछ खाने को मिलेगा, मालिक प्रसन्न हो रखा है, कुछ खाने को दे देगा, फट से वो भी आ जाएगा। तो कहने का अर्थ कि आप उनसे थोड़ी सी तो अच्छी सी भी बातें कर लोगे तो मतलब ऐसे सेंस निकाल लेते कि कुत्ता बिल्ली भी आपके पास आकर अपना स्नेह प्रकट करने लग जाता है। ठीक है, चलो इसी का यहाँ पर व्याख्या किया हुआ है। विद्वानों की बात का तात्पर्य समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति की बात सरल नहीं होती है, साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़कर कह देना साधारण मनुष्य का काम नहीं है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में बीत जाता है। मित्रों की बात में जो आनंद मिलता है उसके आगे सारा संसार फीका। फ्रेंड जो कहे वो बात सब अच्छा लगता है ना। बालकों की तोतली बोली में, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों में, कवियों की रसीले कथनों में, सुंदर वक्ताओं को प्रभावशाली सशक्त बनाने में जो आकर्षण होता है वह सभी के मन को मोहित कर देती है। जो इससे प्रभावित नहीं होते वे पशु क्यों पत्थर की शिला की भांति शुष्क और कठोर होते हैं। ठीक है, बालकों की बातें कैसे होती हैं? बालकों की बातें सुंदर, रमणियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। इस अवतरण में पाषाण खंड का क्या आशय है कि इन बातों से भी जिसका दिल पिघले ना वो पत्थर के बराबर उसका दिल होता है। विद्वानों एवं कवियों का जीवन कैसे बीतता है? समझने और समझाने में बीतता है। ठीक है, और ये लास्ट है हमारा, इसके बाद आई थिंक खत्म हो जाएगा। एक सेकंड में देख लूं, हाँ इसके बाद हमारा शायद खत्म है। हाँ इसके बाद खत्म है। ठीक है चैप्टर खत्म है, तो ये लास्ट है बेटा। थोड़ा सा मेरे नाते बैठ जाओ, पढ़ लो, अच्छे बच्चे हो ना। चलो अच्छा, एक बार पहले मुझे ये बताओ, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे अपनी ही बातों में लगे हुए हैं। मैं इतनी अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कि ये चैप्टर बात वाला तुमको समझा सकूं, अन्यथा बेटा अगर ये चैप्टर खुद पढ़ने बैठ जाओगे ना, लिख कर दे रही हूं मैं तुमको, एक बात समझ में नहीं आएगी तुमको, एक बात नहीं समझ में आएगी। ऐसा भाषा लिखिए प्रताप नारायण मिश्र, तो जो तुम बतियाने में लगे हो ना, ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। आ रहा है पोल, दिखा होगा ना तुमको, अभी पोल दे रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रख लो। चलो पढ़ाएं। चलो ठीक है, क्लियर है ना। हाँ देखो, जो मेन चीजें उसको समझते चलो। ठीक है, जो रेखांकित है वो जरूर समझ में आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स में देती हूँ, उसको देख लेना आप। आगे पढ़ते हैं। हमारे परम पूजनीय आर्यगण हम अपनी बात को इतना पक्ष करते थे कि तन तिये तनिया धाम तन धरनी, सत्संग कहूं तन संबरनी, अथच प्राणन से सुत अधिक है, सुतते अधिक परान, ते दोनों दशरथ तजे वचन न दीन हो जान, इत्यादि इनकी अक्षर संबद्धता कीर्ति सदा संसार पट्टिका पर सोने के अक्षरों में लिखी है। पर अचानक के बहुतेरे भारत कुपुत्रों ने यह ढंग पक्का रखा है कि मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल की स्वार्थ धन्यता के वश में हुजूरों की मर्जी मुफाफिक दूसरी बातें ही जाने में तनिक विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जात्य पराग देशोद्धार प्रेम प्रचार आदि के समय, न कि पापी पेट के लिए। अब यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा? मैडम बहुत कठिन हिंदी है ना, समझ नहीं पा रहे हो ना? अभी समझो। चलो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे आर्यगण आए थे। ठीक है, प्राण जाए पर वचन जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ जी ने अपने प्राण तक त्याग दिए पर अपने वचन से हटे नहीं। श्री राम जी अपने वचनों पर अडिग रहे कि पिता का वचन खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे मुझे राजपाट मिले चाहे ना मिले, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास भी झेल सकता हूँ, कैकेयी माँ का यह आदेश मान सकता हूँ, पर मैं पिताजी के वचन का अवहेलना नहीं कर सकता। वचन तो होगा। रघुवंशी जी अपने वचनों का मान रखते थे, है ना। और जैसे आज भी हम लोग कहते हैं ना, ये मर्द की जुबान है ना, मर्द की जुबान दे रहा हूं। कई बार हम लोग ऐसा बोल देते ना, मतलब अक्सर लड़के लोग बोलते हैं ये चीज कि मर्द की जुबान है। कहने का अर्थ कि मर्द जो होते हैं वो जुबान दे देते हैं तो अपनी बात से हटते नहीं, हालांकि जरूरी नहीं है, कई बार हट भी जाते हैं। ठीक है, तो ये कहावत है ऐसा।
दूसरी चीज कि क्या कहा जा रहा है इसमें, दूसरी चीज वो समझा रहे हैं यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की बात कभी कभी हमें कहीं कहीं जगह पर बदल भी लेनी चाहिए। ठीक है, कब बदल लेनी चाहिए? जब राष्ट्र का हित हो। ठीक है, कभी राष्ट्र के हित के लिए, जैसे गीता में कहा गया है कि अगर झूठ किसी के अच्छे के लिए है तो वो झूठ अच्छा होता है। ठीक है, वैसे झूठ बोलना गलत बात है ना, लेकिन किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं सच बन जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रताप नारायण मिश्र भी कह रहे हैं कि अगर कोई बात देश हित के लिए है या किसी के हित के लिए तो सही है, पर पापी पेट को पालने के लिए आप गलत बात कह रहे हैं तो ये गलत बात है, ये बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये कहा गया इसमें। लेखक का कथन है कि आजकल के भारत के अनेक कुपुत्रों का तरीका अपना रखा है कि आदमी की जुबान और गाड़ी का पहिया तो चलते ही रहते हैं, अर्थात गाड़ी का पहिया जिस प्रकार स्थिर नहीं रहता उस प्रकार जबान का स्थिर रहना या बात का पक्का होना आवश्यक नहीं है। ये कथन उन्हीं स्वार्थी लोगों का है जिनके लिए जाति, देश और संबंधों का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे लोगों की आज की जो बात कल ही वह स्वार्थवश मालिक के मन के अनुसार बदलने में थोड़ी ही देर लगती है। लेखक आगे कहता है कि किसी महान उद्देश्य की साधना समय आने पर बात के रंग या ढंग, कहने का तरीका बदल लेना किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। ऐसा मानव जाति की भलाई के समय, देश के उद्धार के समय और प्रेम प्रसंग में ही करना चाहिए। अर्थात यदि बात बदलने से मानव जाति की भलाई होती है तो देश कल्याण होता है, या प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा होता है तो नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। अब यहाँ पर एक लाइन आपने पकड़ी होगी, बाकी चाहे पकड़ो चाहे ना पकड़ो। मैडम यहाँ लिखा हुआ है क्या कि अगर प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा होता है तो गलत बात नहीं होती है ना। अब यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि प्रेमी प्रेमिका मतलब आज के प्रेमी प्रेमिका है, आजकल के जो प्रेम होता है, अगर ये जो काम करें वो सही है बाकी सब गलत। यहाँ प्रताप नारायण मिश्र ये नहीं कहना चाह रहे। प्रेमी प्रेमिका मतलब जो मिच्योर है, जिसको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, और उसके ऊपर जब वो सही तरीके से बात रखना चाह रहे हैं तो उसकी बात करना चाह रहे हैं। यहाँ तो गलत तरीके से भी लोग गलत काम कर जाते हैं, तो यहाँ पर उनका उदाहरण नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इस बात को पकड़ के मत बैठ जाना तुम लोग कि इसके लिए घर वालों से झूठ बोल ले। घर वालों से तो कभी झूठ मत बोलना इस विषय में, क्योंकि आजकल कितना ज्यादा क्राइम हो रहा है आपको नहीं पता है। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो, आपको नहीं पता सामने वाला कैसा है, कौन है, इवन आपने उसे देखा भी नहीं, और हो सकता है कि आपके साथ कुछ क्राइम हो जाए, भगवान ना करे ये चीज हो जाए। तो ऐसी चीज से सतर्क रहना सही होता है, और आपके माता पिता कई बार आपको सही सलाह दे रहे होते हैं। इवन आपके गुरु बड़े जने भी यही सही सलाह देंगे कि ऐसे से अच्छा है कि जिसको आप सामने से जानते हैं बात करें, वो अलग बात है, लेकिन वो भी अलग चीज होती है, वो भी पेरेंट्स की नजर में हो तो ज्यादा सही चीज है। हालांकि अब छोटे बच्चों भी इस चीज से थोड़ा अलग ही रहना है। ठीक है, चल। लेखक ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं माना है। जाति की भलाई के लिए जो भी बात की जाए वो सही है, नियम के विरुद्ध मतलब उल्लंघन नहीं है। मर्द की जबान के चलते फिरते रहने का अर्थ यानी कि अपनी बात से पलट भी सकता है। बात के ढंग का कुछ ढंग परिवर्तन कर लेना किस प्रकार की नीति विरुद्ध नहीं है। जाति उपकार और देश के उद्धार के लिए अवसर पड़ने पर बात का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना बिल्कुल भी सही है, गलत नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, हाँ हो गया। गात माही बात करामात उक्त पंक्तियां किस निबंध से लिया गया है? आई थिंक ये हो गया था ना क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो रहा है? नहीं हो, ठीक है, बात से लिया गया है। अब मैंने आंसर बता ही दिया था, चलो ये बताओ। पाठ के अनुसार निम्न में से कौन बात के भेद है? भली बात, बुरी बात, लगती बात, इनमें से सभी। फटाफट से बताओ। बेटा अब मैं थोड़ा सीरियस होके इस चीज पे पूछ रही हूँ, चैप्टर समझ में आया होगा कि यहाँ पर टोटली बात पर बात चल रही है। ठीक है, अच्छी बात क्या होती है, बुरी बात क्या होती है, बात कैसे करनी चाहिए, किस पर करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए,
कब अच्छा होता है बात करना, कब बुरा बात होता है, कब बात सही होती है, कब बात गलत होती है। बेसिकली इसी पर बात हुई है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, चीजों को बस हमने समझना होता है। ठीक है, भाषा पर उतना फंसना नहीं है। इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। 78.6% बच्चों ने सही उत्तर दिया। मर्द की जुबान बात का उदय स्थान पर गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है, ये निबंध से किस निबंध से उत्तरित है? तो बात से है, इजी क्वेश्चन है ना। चलो, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जल्दी से कमेंट्स में बताएंगे। प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या संपूर्णानंद? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने करा था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इस बार। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा शैली की दो दो विशेषताएं बताइए। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन साहित्य विशेषताएं करी थी, उन्हीं में से उठाकर लिख दो कि वो मुहावरे और सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनकी बोलचाल में खड़ी भाषा का भी प्रयोग होता है, ये भी लिख सकते हो आप। लेखक की शैली संयत एवं गंभीर होती है, मतलब थोड़ी गंभीर शैली में भी प्रयोग कर सकते हैं। या हंसी मजाक वाली लेखों में विवेकपूर्ण व्यंग तथा वक्रता के दर्शन भी होते हैं। आगे, बात के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इस तथ्य को लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया है? राजा दशरथ ने वचन के कारण ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वचन का पक्का व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। बातें हाथे पाएंगे, ये वाली लाइन मैंने कई बार समझा दिया है, तो कि बात से ही हाथी गिफ्ट में मिल जाता है, उपहार स्वरूप मिल जाता है, और बात अच्छी ना करो तो हाथी के पैर के नीचे दबवा भी दिया जाता है। प्रताप नारायण मिश्र ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो ब्राह्मण और हिंदुस्तान का। ये हमने पढ़ा है, तो एज इट इज इसमें आ जा रहा है। अपाणिपादो जवानो गृहता सूक्ति का अर्थ क्या है? देखो अब देखो, अपाणिपादो जवनो गृहिता, जिसके हाथ पैर ना हो। जवनो मतलब जो जाना ना जा सके और जो ग्रहण ना किया जा सके, अर्थात वो ईश्वर जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको हम एक बोलते ना महसूस नहीं कर सकते हैं। श्लोक का अर्थ यह है कि परमेश्वर ना तो हाथ पैर है, ना आंखें हैं, ना कान है, फिर भी वह सब कुछ ग्रहण करता है, सबसे तीव्र गति से चलता है, सब कुछ देखता है और सुनता है, सबको जानता है, परंतु उसे पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता है ना। जैसे कबीर जी किन के बारे में बोलते हैं? निराकार ईश्वर के बारे में, कि अब इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम कहते हैं ना कि ईश्वर तुम ये खा लो, भोग लगा रहे हैं, तो वो भोग भी लगा लेते हैं हमारी इच्छाओं में, हमारे सोचने में। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी समझाया गया है कि ईश्वर जो देखा नहीं जा सकता, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेता है। ये सबसे तीव्र गति से चलता है, यानी वो ईश्वर जो है वही सबसे तेज गति से चलता है, सब कुछ देखता है और सुनता है, जानता है, पर वो उसको कोई देख नहीं सकता। आर्यगण अपनी बात का ध्यान रखते क्या प्रमाण देते हैं? कि अपने प्राण अपने वचन से खाली नहीं जाते हैं। ठीक है, बात पाठ में मुहावरे की सूची बनाइए। तो आप बात से जो जो यहाँ पर मुहावरे बनाए गए हैं वो मैंने दे दिया है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, बात पाठ में बात और ईश्वर को क्या मतलब समानता बताई गई है? तो जैसे उनकी बात को उनके लेखों से जोड़ दिया गया है। ठीक है, वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात के ही पर्याय हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्द ईश्वर के हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनको ईश्वर का ही रूप मान लिया जाता है, उन्हीं का बात मान लिया जाता है। प्रथम अनुच्छेद में बात शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? वचन, कलाम, वर्ड के रूप में किया गया है। किस प्रकार के व्यक्ति को हमें पाषाण खंड समझना चाहिए और क्यों? जो तोतली करते हैं, सुंदरी मीठी मीठी बातें करते हैं, सत कवियों की जो बातें होती हैं, सुवक्ता यानी अच्छा बोलने वाले जो होते हैं, उनकी बातें हृदय को प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। उन बातों का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता है वो क्या होते हैं? हम बोलते हैं ना कि तुम्हारा दिल तो पत्थर है, पत्थर दिल हो, गाना है ना, पत्थर के सनम, है ना, तो पत्थर बोलते ना, तुम तो पत्थर के देव हो, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम्हारा दिल पत्थर का हो गया है कि तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर कही हैं। ठीक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि के विशेष समझ नहीं होता, वे पुचकार, तू तू, पूसी पूसी इत्यादि बातों को कह दो तो वो भी भाव समझ जाते हैं और अपना स्नेह प्रकट करने लगते हैं। तो ये था आज का पूरा चैप्टर। अब ये कुछ क्वेश्चन है सिंपल छोटे छोटे, आप इसको
होमवर्क में करके लेकर आएंगे। अब ले लेते हैं आपका डाउट। क्वेश्चन नंबर 10 का रिवीजन। एक सेकेंड। प्रताप नारायण, हाँ, हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने करा था? प्रताप नारायण मिश्र ने तो करा था बेटा जी, सही तो है। ये स्टार्टिंग में मैंने कराया था, ब्राह्मण और हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र ने करा था। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो बेटा एग्जाम में। वैसे हमारे तो सीधे क्वेश्चंस टॉपिक से आते हैं, गद्य और गद्य के अवतरण आते हैं, बट क्वेश्चन आंसर पढ़ने से क्या होता है कि हमें चैप्टर थोड़ा सा समझ में आ जाता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स जो मैंने प्रोवाइड करे हैं उसको लिखना, अपनी भाषा में लिखना, ये आपका काम है। ठीक है, आते नहीं है बस ये क्वेश्चंस। हाँ होते हैं ना बेटा, रियल में होते हैं, अगर आप मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। संजय बेटा, जो मैंने लिखा है उसको नहीं लिखना। मतलब आपने पढ़ लिया, मैम की क्लास सुन ली, ठीक है, पॉज करा, पॉज करो, एक गद्य को पॉज करो, अब अपनी भाषा में लिखो। लिखने के बाद जो मैंने शॉर्ट नोट्स दिए उससे मिलाकर देखो कि कुछ कुछ मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा है या मैम के क्लास नोट से, ठीक है, मैम ने तो एक पूरी कहानी का समरी दे दिया, सारांश दे दिया है, आप मैम के गद्य के अवतरणों से थोड़ा सा मैच करके देखो कि सही मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो वो सही होगा। ठीक है, और जहां कमी उसको ठीक कर लो। चल, नहीं, क्वेश्चन आंसर सिर्फ पढ़ने के लिए बेटा, लिखना नहीं है। ओके, चलिए, तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आज अभी कौन है ये, अम्बरीश, सिया, यश, अबिदा रजा, आबिद रजा, इसके बाद अमन, सोनम, रुद्रा, उत्सव, अनुष्का एन, आकांक्षा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी सभी बच्चे इसी तरीके से भी आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे सभी को मेरी बात, यानी कि प्रताप नारायण जी की बात, यानी कि आज का चैप्टर समझ में आया? अगर आया तो यस में आंसर करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से फायर वाला सिंबल लगा दो कि मैडम समझ में आया है कि नहीं आया, फिर क्लास को एंड कर दिया जाए। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताएंगे। नोट्स कहाँ देखे? देखो बेटा, जब आप हिंदी वाले सेक्शन में आओगे, जब आप क्लास चेक करते हो, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी वाले सेक्शन को क्लिक करोगे, जहां ऑल कंटेंट होता है, वहीं के सेक्शन में एक तो शॉर्ट नोट्स करके आता है, वहां देख सकते हो। नहीं तो आप चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर में जहां पर आपको ये क्लास नोट्स मिलते हैं ना, उसी के नीचे पीडीएफ के फॉर्म में आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, 2-3 जगह खोजो, मिल जाएगा आराम से। 2-3 बार जगह देखो, नहीं दिखेगा तो मैम से पूछना, फिर मैम बता देंगी। ठीक है, चलो, ओके, क्लियर है? ओके बॉस, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद, बाय बाय।